हे स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल पे आपका स्वागत है। आरबीएससी क्लास 8 सामाजिक विज्ञान विषय में हमने अपने वीडियोस में अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आज हम चैप्टर 3 हमें संसद क्यों चाहिए इस पर बात करते हैं। जो हमारे पहले चैप्टर थे उसमें संविधान की विशेषताओं में भारत में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया था। वहाँ हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। जब औपनिवेशिक काल था या ब्रिटिश राज था, तब धीरे धीरे लोगों में जागृति आई और अलग अलग तरह के अलग अलग स्तर के लोग हिस्सेदारी करने लगे स्वतंत्रता संग्राम में। धीरे धीरे लोगों में ये परिपक्वता आई कि सरकार का कौन सा निर्णय उनके लिए उचित है और कौन सा निर्णय उनके लिए उचित नहीं है। उन्हें समझ में आने लगा कि ये सरकार हमारी सहमति से निर्मित नहीं हुई है या इस सरकार के निर्णय में हमारी सहभागिता नहीं है। ये जो निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता या नागरिकों की सरकार के लिए सहमति, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत में बहुत महत्व रखते हैं। देखो, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता, जो निर्णय लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें आम नागरिक की सहभागिता होनी चाहिए और जो लोकतांत्रिक सरकार जो गवर्नमेंट होती है वो नागरिकों की सहमति पर बननी चाहिए। ये जो 2 बिंदु हैं, इनकी अभिव्यक्ति हमें संसद में दिखाई देती है। संसद ही आम नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता प्रदान करती है और संसद के द्वारा ही सरकार में नागरिकों की सहमति अभिव्यक्त होती है। आज के लेसन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले हम संसद के अंग के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में संसद के 3 अंग बताए गए हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों, अनुच्छेद की जो बात है ये आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, पर आगे की कक्षाओं में आपको मदद मिले इसलिए मैं अनुच्छेद भी साथ में इनके बता रही हूँ। अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। ये जो राष्ट्रपति है ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, परंतु संसद के महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विधेयक निर्मित किए जाते हैं, इनमें अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति देते हैं और उसके बाद ही वो कानून बनते हैं। लोकसभा संविधान में अनुच्छेद 81 में इसके बारे में बताया गया है और राज्यसभा में संविधान में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। इनका तुलनात्मक अध्ययन करने से और भी अच्छा समझ में आएगा, तो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है? लोकसभा। इसीलिए इसे प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। पूरे भारत को संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर संसदीय क्षेत्र से एक सांसद चुनकर आता है। अब आप कहेंगे सांसद क्या होता है? संसद के सदस्य सांसद कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। आपने एमपी शब्द सुना होगा ना, ये वही है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर सदस्य, पार्लियामेंट संसद के सदस्य, जिन्हें हिंदी में सांसद कहा जाता है। तो पूरे संसदीय क्षेत्रों से ये चुनकर आते हैं। दूसरा, जबकि राज्यों में कौन होते हैं? राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ये आम जन का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा में कौन चुनता है? आम भारतीय वयस्क नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि लोकसभा में वर्तमान में टोटल 545 सदस्य हैं। इनमें से 543 सदस्य निर्वाचित हैं और 2 मनोनीत सदस्य हैं। ये जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इन्हें लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष का जो पद होता है सभापति कहते हैं और
वह सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। वे इसमें चुनकर नहीं आते हैं, ये स्थायी पद है जो उपराष्ट्रपति का ही होता है। अब हम आते हैं संसद के कार्यों में। संसद के आपके पाठ्य पुस्तक में 3 कार्य बताए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। देखो यहाँ क्या लिखा है? चुनाव करना। हम वापस वहीं जाते हैं समझने के लिए। सहमति, एक वर्ड है सहभागिता, मतलब जो डिसीजन बन रहा है या जो निर्णय प्रक्रिया हो रही है उसमें आम नागरिक की सहभागिता कैसे होगी? क्योंकि हम जिन प्रतिनिधियों को चुनेंगे वही तो जाके कानून निर्माण करते हैं, तो हमारी सहभागिता हो गई। सहमति कैसे होगी सरकार में? क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार बन रही है उसको मंजूरी हमने दी है, आम नागरिक ने दी है। कैसे दी है? चुनाव के द्वारा। सहमति मतलब स्वीकृति देना, लोगों की हिस्सेदारी उसमें होना, और ये स्वीकृति किस रूप में सामने आई है? चुनाव में चयन करके। तो संसद का क्या कार्य है? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। वापस यहाँ आते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और संपूर्ण भारत में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, वो जो सभी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद होते हैं, उन्हीं में से सबसे अधिक जिस दल के सांसद होते हैं उस दल को राष्ट्रीय सरकार बनाने का मौका मिलता है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि स्पष्ट बहुमत स्पष्ट कर देती हूँ पहले मैं। बहुमत यानी बहुत मिला, एक थोड़ा सा हम समझना चाहें तो देखिए, बहुमत का मतलब होता है सर्वाधिक मत प्राप्त करना। लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें पूर्ण बहुमत की, तो जब लोकसभा के 543 सदस्य चुनकर जाते हैं, जो इसकी सदस्य संख्या होती है उसके आधे से अधिक वोट मिलने, सांसद या वोट मिलने पर जो उम्मीदवार होते हैं 272 अगर सांसद किसी दल के होते हैं तो उस दल की ही सरकार बनती है या उस गठबंधन की ही सरकार बनती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय सरकार का चुनाव होता है। जब जिस दल की सरकार बनती है उस दल का मुखिया प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार से कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो संसद का प्रमुख कार्य क्या हुआ? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। जो दूसरा कार्य आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वो है सरकार को नियंत्रित। ध्यान से देखिएगा, नियंत्रित क्यों? ताकि वो मनमाना आचरण ना करे। सरकार को मार्गदर्शन देना, उन्हें बताना कि वास्तविक स्थिति ऐसी है, ये जरूरतें हैं, इसके अनुरूप वो कार्य करें। और जानकारी देना, वास्तविक धरातल की जानकारी देना कि इस जानकारी के अनुसार उन्हें कार्य करना है। ये कौन करता है? जब संसद का सत्र हो रहा होता है तो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में हमारे प्रतिनिधि प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न किसके हुए? हमारे हुए, आम नागरिकों के हुए। जब खड़े होकर भी प्रश्न पूछते हैं तो सरकार को वो बताते हैं कि उन लोगों को हमारे लिए क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या काम नहीं हुआ है और उन्होंने जो काम किया है क्या वो लोगों तक पहुंचा है। इससे सरकार जानकारी प्राप्त करती है, मार्गदर्शन प्राप्त करती है और सरकार पर नियंत्रण भी बना रहता है। इसमें एक अहम भूमिका जो निभाते हैं वो है विपक्षी दल। ये जो विपक्षी दल होता है, जो बहुमत प्राप्त दल होता है, वो सरकार बनाता है। बाकी बचे हुए जो दल होते हैं वो विपक्षी दल कहलाते हैं। ये विपक्षी दल समय समय पे सरकार की कमियों को उजागर करते हैं। उससे क्या होता है? सरकार उन कमियों से घबराकर और भी चुस्त होकर काम करती है, अपनी एक एक कमी को पकड़ती है और उसे सुधारती है, कमियां करने का मौका ही नहीं देती, तो सरकार और भी अच्छा काम करती है। इसका श्रेय किसे देंगे हम? विपक्षी दल को, क्योंकि समय समय पे वो सरकार की कमियों को आम जन को बताते हैं, आम जन को जागरूक करते हैं, आम जन की जानकारियों को सरकार तक प्रश्न के द्वारा पहुंचाते हैं। तो सरकार को नियंत्रण, मार्गदर्शन और जानकारी देने का कार्य भी संसद करती है। तीसरा कार्य जो है कानून बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे आगे आपके पूरा एक चैप्टर है। हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें संसद में कानून कैसे बनता है ये हम समझेंगे। तो इस तरह से संसद के ये कार्य है और ये संसद के अंग है। अब प्रश्न ये उठता है कि संसद में बैठते कौन से लोग हैं, संसद में कौन कौन लोग होते हैं? तो संसद में आम जन के प्रतिनिधि होते हैं, हर वर्ग हर क्षेत्र के
प्रतिनिधि होते हैं। संविधान सभा के सदस्यों के मन में प्रश्न था कि हर किसी का अनुभव, हर किसी का हित अलग अलग है, तो क्या एक वर्ग का व्यक्ति सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सकता है? नहीं। इसलिए कुछ विशेष वर्गों के लिए जिनका उचित प्रतिनिधित्व संसद तक नहीं पहुंच पा रहा था, उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए लोकसभा में, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है, एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, एसटी, इनके लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित हैं। ये वे स्थान हैं जहां इन्हीं के प्रतिनिधि निर्वाचित होके जाते हैं ताकि इनकी उचित भागीदारी संसद में हो, सहभागिता और सहमति की अभिव्यक्ति हो संसद में। ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपका कंफ्यूजन दूर करने की। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें ये लाभ मिले। रिट के जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर ये वीडियोस देखेंगे तो उनकी भी जानकारी बढ़ेगी और उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू।